आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी 30 मार खां ताऊ और लेखिका तृप्ति मिश्रा। दोस्तों, ये कहानी है समझदार लड़की पूजा और 30 मार खां ताऊ चुन्नू लाल की। कैसे पूजा उस पर बुरी नजर रखने वाले चुन्नू लाल को मजा चखाती है, सुनते हैं कहानी 30 मार खां ताऊ में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रामपुरा के सबसे अमीर किसान भोलानाथ की बुद्धिमान बेटी पूजा से। 12वीं पास पूजा गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अब उसके शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, पर पूजा बड़े शहर में शादी करना चाहती थी। एक दिन पूजा की माँ आंगन में मटर छील रही थी। तभी गोमती भाभी, जो गांव-गांव रिश्ते कराया करती थी, वो आई और पूजा की माँ के पास बैठ गईं। पूजा भी वहीं बैठी थी। गोमती भाभी पूजा की माँ रुक्मणी से बोली, रुक्मणी, देख तो ये लड़की कैसी बड़ी सी होली है। अरे इसका शादी ब्याह नहीं करेगी? रुक्मणी बोली, हाँ जी, सोचते तो है, पर इस मुई के इतना दिमाग है। कहती है मैं छोटे गांव में शादी ना करूं, मैं तो शहर में ही शादी करूंगी। गोमती भाभी ने अपना चश्मा नीचे किया, ऊपर से नीचे तक पूजा को घूरा और बोली, एक रास्ता तो है हमें बस। दिल्ली में खूब बड़ी सी मिठाई की दुकान है उनकी, बहुत नाम चलता है। हाँ, तो बोलो तो बात चलाएं। गोमती भाभी मटर के दाने अपने मुंह में भरती हुई बोली, बिटिया हमें पास आओ तो देख, राज करेगी राज। दिल्ली में लाल किले में ब्याहूंगी। हाथ फैलाकर बोली, और पूजा शर्मा गई और वहां से भाग गई। अब गोमती भाभी का असली काम शुरू हुआ। रुक्मणी से बोली, बहुरिया तने का हमरा दिल्ली का टिकट तो बनवाए दिया है? रिश्ते की बात क्या ऐसी करेंगे? फिर हमने ना बहुत बरसों से लड़का ना देखा है, तो जरा देख कर आ जाए। अरे भाई, कहीं काना कुबड़ा तो नहीं हो गया? रुक्मणी को तो बस अपनी बेटी का सपना पूरा होता दिख रहा था। बड़े शहर में शादी, महल सा घर। कल आ जाइए जिज्जी, हम पूजा के दद्दा से कहकर ना सारा इंतजाम करवाए देंगे। गोमती भाभी ने मटर के 4 दाने फिर मुंह में भरे और गाना गाती हुई चली गई। पूजा की आएगी बारात, रंगीनी होगी रात। अगले दिन गोमती भाभी अपना टिकट और जाने आने का खर्चा लेने के लिए हाजिर थीं। आज पूजा के पिता भोलानाथ जी भी घर में थे। टिकट और पैसे देकर उन्होंने सब बातों की संतुष्टि कर ली। बातों में छल्ले बनाने में माहिर गोमती जी ने उनसे 5000 रुपए ले लिए और बोली, अब दिल्ली तक तो जा ही रही हूँ, तो ऋषिकेश भी हो आऊंगी। तुम्हारे निमित्त अपनी फौजी को तीरथ कराने का पुण्य लगेगा। हाँ, पुण्य लगेगा, सुन रहे हो ना? चलती हूँ बोला। और फिर गाना गाते हुए चली भी गईं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दिल्ली के स्टेशन पर गोमती भाभी को लेने राजेश ही आया। वही लड़का जिससे ब्याह की बात गोमती भाभी चलाने वाली थी। पुरानी दिल्ली का इलाका, जहां पर सदियों पुराने घर, पुरानी हवेलियां आज भी हैं। वहीं पर गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी मिठाई की दुकान, जिस पर लिखा था चुन्नू भैया की कचौड़ी और जलेबी की दुकान, पुरातन दुकान। बस उस दुकान के अंदर से ही होकर घर का रास्ता था। ऊपर की मंजिल पर घर था और छोटे छोटे कई भागों में बटा हुआ था। राजेश के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसे उसके ताऊ चुन्नी लाल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मिठाई की दुकान पुरानी दिल्ली में थी और खूब चलती थी। इसी में राजेश ताऊ की खूब मदद किया करता। राजेश निपट गंवार और बेवकूफ किस्म का भी था। पूरे घर में चुन्नू ताऊ का दबदबा था। घर के बड़े होने के नाते वो अपना रुतबा बनाए रखते थे
और अपने को बड़ा 30 मार समझते थे। अपनी प्यारी गोमती भाभी को इतने सालों बाद आया देख चुन्नू भैया गल्ले पर से उठ गए। गोमती भाभी बहुत बुजुर्ग थीं, सभी उनका बहुत आदर करते थे। चुन्नू ताऊ ने जोर जोर से आवाज देकर एक भतीजे को बुलाया, अरे लाठिया, अरे चलो तुम गल्ले पर बैठो, अरे ये आगे हमारी 30 मार खां भौजी। और ठहाका लगाकर हंसने लगे। ये सुनकर गोमती भाभी भी हंसी। अरे चुन्नू, तुम नहीं सुधरोगे। चुन्नू ताऊ ने आगे बढ़कर गोमती भाभी के पैर छुए और सब लोग अंदर चले गए। तो चुन्नू ताऊ बोले, क्यों रे राजेश्वर, वाह ढंग से लाया कि नहीं हमारी भौजी को। इससे पहले कि राजेश कुछ बोलता, गोमती भाभी कहने लगी, भैया लड़का तो बहुत ही सीधा है, दिल्ली के हिसाब से तो गांव का लागे। हाँ। चुन्नू ताऊ अपने चिर परिचित अंदाज में बोले, अरे भौजी कांटा डालकर रखते हैं लड़कों पर, आर पार निकल जाए नहीं तो 30 मार खा बनते हैं? हम तो भीगी बिल्ली बना देते हैं इन सबन को। चुन्नू ताऊ की पत्नी को मरे 15 साल बीत चुके हैं और बेवकूफ राजेश की शादी के साथ उन्होंने भी कुछ नए सपने संजो रखे थे। उन्होंने सीधे ही पूछा, भौजी तुमने बताया लड़की 12वीं पास है और इकलौती है, पर मोटी बात है, दान दहेज कितना देंगे? भाई हमारा लड़का भी हीरा है हीरा, जलेबियां तो ऐसे बनाता है कि उंगलियां काट लो। तभी राजेश ने जलेबियों की प्लेट फिर से गोमती भाभी के आगे रख दी। गोमती भाभी ने भी तिरछी नजर ऊपर से नीचे तक राजेश को देखा और फिर बलैया लेकर बोली, जीते रहो मुन्ना, जीते रहो। सच कहते हो चुन्नुआ, बहुत जोड़ी जमेगी दोनों की। अच्छा राम सीता जैसी। हम तो देख रहे सुंदर सजीली पूजा, पास में भगवान श्री राम, आए आए हमरे राजेश्वर जी खड़े। आनंद आ गया सच में। और ये जलेबी आते, जीते रहो मुन्ना, जीते रहो। अरे चुन्नू, क्या बताएं तुमसे, लड़की क्या गुलों की खान है, और साथ में ना पैसों की भी। एक लौती छोरी है, 150 बीघा जमीन, नाचना कोई टेंशन ना है, पढ़ी लिखी है। अरे अपने घर में आएगी तो जैसे लक्ष्मी जी की तो बरसाती हो जाएगी। मैं लालची चुन्नू ताऊ जी को यही तो चाहिए था। वो बोले, भाऊजी जो भी है लेन देन पहले से ठहरा लेना। शुरू में तो सब लोग बड़े 30 मार खा बनते हैं और फिर बाद में खुद पहाड़ निकली चुईया। अरे चुन्नू, तुम तनिक भी चिंता ना करो, अभी देखा नहीं है? 3rd क्लास AC का टिकट कराए हैं, और तो और ऋषिकेश आने जाने के पैसे भी दिए। बाकी थोड़ा बहुत तो तुम भी दोगे ही है। अरे काहे नहीं करेंगे हम भी चिंता, भाई हमार भौजी है। और क्या बलैया लूं। बातचीत सब तय हो गई। जल्दी शहनाई बजी और पूजा अपने लाव लश्कर खूब सारे संदूक में दहेज भरकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पर जैसे ही घर में घुसी उसके तो होश फाख्ता हो गए। हवेली के नाम पर एक पुरानी इमारत, पुरानी दिल्ली की पतली सी गली के बाहर छोटी सी मिठाई की दुकान, जिसे गोमती भाभी बहुत बड़ी दुकान बतला रही थी। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, जो भी था उसने अपनी किस्मत मान लिया और मन मार कर रह गई। इधर पूजा का पति राजेश पूरी तरह से निखट था। इसके अलावा पूरी तरह से अपने ताऊ जी के कहने में था। ताऊ जी उसे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाया करते थे। पूजा सुबह से काम निपटाकर दोपहर को छत पर चली जाती, जहां पर उसका एक छोटा सा देवर मदन भी आया जाया करता था। मदन उससे 2-4 साल छोटा था, पर राजेश की तरह बेवकूफ नहीं था, स्मार्ट था, और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
अक्सर दोनों दोपहर में छत पर बैठे पड़ोसियों का मजाक उड़ाया करते थे। साथ वालों की छत जिसमें एक निसन्नी यानी सीढ़ी से चढ़ा जा सकता था, उस पर पड़ोस की नैया चाची और मनोहर चाचा सोया करते। उधर दाईं तरफ पड़ोस के गुप्ता जी की बेटी प्रियंका का उसके ठीक सामने प्रिंटिंग प्रेस वाले लड़के के साथ चक्कर था। पूजा और मदन उनकी सारी इशारेबाजी देख सकते थे, लेकिन प्रियंका उन दोनों को नहीं देख सकती थी। दिन भर की बोरिंग जिंदगी में यही कुछ समय था जिसमें पूजा कुछ मौज मस्ती कर लेती थी, लेकिन ये दोस्ती ताऊ की नजर में खटकने लगी। ताऊ की पत्नी को मरे 15 साल हो चुके थे। वो राजेश के लिए सुंदर सी पत्नी क्यों लाया था वो ये अच्छे से जानता था, लेकिन बुद्धिमान पूजा उसे किसी भी तरह अपने ऊपर हाथ नहीं धरने दे रही थी। वो उसे बुलाता पर वो दूर खड़ी होकर बात करती। वो उससे कुछ डबल मीनिंग बात करता, लेकिन उसके बदले में पूजा बेवकूफ बच्चे की तरह कुछ भी ना समझने का नाटक कर देती और ताऊ सिर पे टिके रह जाता। कपटी ताऊ राजेश से अपने कमरे में आधी रात तक पैर दबाता रहता। आधी रात नींद के कारण राजेश वहीं लुढ़क कर सो जाता। पूजा कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर पूजा और मदन की दोस्ती बढ़ रही थी। ये देखकर चुन्नू ताऊ को जलन होने लगी। उसने सोचा ये पूजा अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझती है। हाँ, इसे तो मैं सबक सिखलाऊंगा। उसी रात को जब राजेश ताऊ के पैर दबा रहा था तो चुन्नू ताऊ बोला, राजेश बेटा हम एक बात बोलते हैं, बुरा मत मानो। हाय भाई, तुम्हारी जोरू तुम्हारे कहने में नहीं है। वो कैसे ताऊ जी? देखो कैसे हंस हंस कर मदन से बात करती है। अरे ये कोई बहू बेटी के लक्षण है। उसके साथ छत पर चढ़ी रहती है, हैं? अरे हम कुछ बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। जरा तुम समझाओ, पति हो आखिर उसके, थोड़ा अपनी मुट्ठी में रखो, डरा कर, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। राजेश बहुत बेवकूफ किस्म का आदमी था। उसने सोचा कि सही बात है, शादी के 3-4 महीने बीत गए हैं और मैंने अपनी बीवी को एक बार भी नहीं डराया। वो मेरे कहने में बिल्कुल नहीं है। मदन से हंस हंस कर बात करती है। वो तैश में तुरंत उठा और पूजा के पास गया और बोला, हाँ पूजा, ए पूजा, इधर आ, इधर आ पूजा, इधर आ। क्या है जी? हैं? तुम मदन से बड़ा हंस हंस के बात करती हो, बड़ी दोस्ती हो रही है। ताऊ जी ने सब बता दिया मुझे। बोला है कोई जरूरत नहीं उससे ज्यादा बात करने की। और छत पर क्या करती हो उसके साथ तुम? पूजा ने कुछ नहीं कहा और पैर पटकती वहां से चली गई। उसने ताऊ को सबक सिखाने की सोची। उसने ये सब मदन को बताया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक दिन शाम के वक्त राजेश दालान में से गुजर रहा था। पूजा ने उसे इशारा करके अपने पास बुलाया और बोली, इधर तो आइए, इधर आइए ना। आप जानना चाहते थे ना मैं और मदन क्या बात करते हैं? राजेश की बाँछें खिल गईं। बोला, हाँ हम भी तो जाने। तो सुना, हम लोग ना रोज वहाँ ऊपर छत पर जहाँ नैया चाची और मनोहर चाचा सोते हैं ना, वहाँ पर एक खेल खेलते हैं। राजेश की समझ में कुछ नहीं आया। कैसा खेल खेलते हो तुम? हा? खेल तो हम बाद में बताएंगे, पहले निसन्नी से उनकी छत पर जाने का इंतजाम करो। देखो पहले मैं और मदन जाएंगे, ठीक? फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें आवाज आएगी, तुम निसन्नी हटा लेना ताकि कोई और ऊपर ना आ सके, क्योंकि हम वहां जाकर खेल की सारी तैयारियां कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें एक आवाज लगाएंगे, लबड़ धो दो, लबड़ धो दो, लबड़ धो दो। तब तुम निसन्नी वापस रखना और फिर ऊपर आना। रात को जब दुकान बंद हो जाएगी ना और सब सो जाएंगे, तब मैं, तुम और मदन आए इस खेल को खेलेंगे। पूजा पक्का जानती थी कि ये सब 30 मार खां ताऊ को जरूर बताएगा। राजेश नेरा बेवकूफ था। उसे इस नए खेल के बारे में सुनकर मजा आएगा। उसने हामी भरी और वापस जलेबियां बनाने के लिए वापस दुकान में चला गया। रात को 30 मार खां ताऊ ने उसे अपने पैर दबाने के लिए बुलाया। उसने ताऊ से कहा, ताऊ आज न मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगा। ताऊ ने आश्चर्य से देखा। राजेश ने बताया, आज तो मैं लबड़ धौ धौ खेलूंगा।
ताऊ ने आश्चर्य से पूछा, हाँ लबड़धों, ये कैसा खेल है? ताऊ, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर पूजा ने कहा है नैया चाची की छत पर वो रात में आएगी मदन के साथ निसन्नी यानी सीढ़ी से चढ़कर। उसके बाद सारी खेल की तैयारी लगा लेंगे हैं? फिर मुझे दोबारा निसन्नी लगाने को कहेगी, फिर मैं भी चला जाऊंगा। फिर हम तीनों मिलकर खेलेंगे लबड़धों। 30 मार खां ताऊ का माथा ठनक गया। उन्हें समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला है। ताऊ बोले, अरे बेटा, मुझे भी खिला लेना ना लबड़धों। राजेश बोला, तुम बुड्ढे, हम बच्चों के बीच में खेलोगे? ताऊ ने मूंछों पर ताव देकर कहा, अब हमका बुढ़ा ना समझियो बिटुआ, हम भी खिलाड़ी हैं अपने जमाने के। राजेश नहीं माना। इस पर 30 मार खा ताऊ ने अपनी चाल चली और बोला, अच्छा, एक काम करो, हमको कच्ची रोटी में ही रख लेना। हम कोने में बैठकर देखेंगे कि तुम लोगन कैसे खेलत हो। हम देखेंगे, उसी से हम तृप्त हो जाएंगे। राजेश को बेचारे ताऊ पर दया आई। वो बोला, ठीक है ताऊ, तुम भी चलना, कच्ची रोटी रख देंगे और मौका लगा तो बीच बीच में तुमको भी खिला देंगे। इधर ताऊ मनी मन योजना बनाने लगा कि आज तो मदन और पूजा को रंगे हाथों पकड़कर ही मारेगा। इस तरह रात भी आ गई। पूजा ने इशारे से राजेश को बुलाया और मदन के साथ चुपके से नैया चाची की छत पर चले गए। राजेश ने निसन्नी यानी सीढ़ी हटा ली। इतने में पीछे से ताऊ आए और फुसफुसाकर बोले, चले ऊपर चले। राजेश बोला, अरे काहे इतनी हाय हथौड़ मचा रहे हो? अभी लबड़धों की आवाज तो आएगी, तब दोनों चलेंगे। पर ताऊ के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। उसने कहा, अरे ठीक है बचुआ, हमको थोड़ी नींद आ रही है, एक काम कर, हमारे लिए जरा एक कप चाय तो बना ला। राजेश बहुत सीधा था, वो नीचे चाय बनाने चला गया। इधर पीछे से 30 मार खां ताऊ चिल्लाया, अबे सुन, जरा कड़क चाय बनाना, खूब उबालना। राजेश बोला, हाँ ताऊ, खूब उबालेंगे, और नीचे चला गया। इधर ताऊ ने झट से निसन्नी दीवार पर लगाई और फट से छत पर कूद गया। अंधेरी छत में उसे 2 लोग एक चादर में सोते नजर आए। उसे लगा ये दोनों पूजा और मदन हैं। वो उन दोनों पर कूद पड़ा। असल में वो नैया चाची और उनके पति मनोहर चाचा थे। 30 मार खां ताऊ ने जाकर नैया चाची को जोर से पकड़ लिया। नैया चाची जोर से चिल्लाई, अरे बचाओ हमको, बचाओ, पकड़ो, इसको पकड़ो, चोर। इतनी देर में मनोहर चाचा भी उठ गए। उन्होंने आंव देखा ना ताऊ अपनी ओढ़ी हुई बड़ी सी चादर में 30 मार खा ताऊ को दबोच लिया। नीचे नैया चाची ने पल्लू कसा और लात घूंसो और 30 मार खा की पिटाई शुरू करने लगे। इतने में कोने में छुपे हुए पूजा और मदन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लबड़धों। इस आवाज को सुनकर राजेश भी दौड़ता हुआ आया। सीढ़ी को दीवार से टिका देख उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे ऊपर से फिर आवाज आई, लबड़धों। वो भी निसन्नी से चढ़कर ऊपर पहुंच गया। छत पर बहुत शोर शराबा था। देखा, पूजा और मदन खूब जोर जोर से हंस रहे थे और बोलते जा रहे थे, लबड़धों। उधर नैया चाची और मनोहर चाचा चादर में लपेटकर 30 मार खा ताऊ की लात घूंसों से चोर समझकर पिटाई किए जा रहे थे। ये सब देख राजेश को बड़ा मजा आया और वो भी साथ में चिल्लाने लगा, लबड़धों। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग द्वारा प्रस्तुत कहानी 30 मार खां ताऊ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।